सभी लोगों को हेलो। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम, राइट। और इसका पार्ट वन है। और एकदम बेसिक इंट्रो लेंगे, थोड़ा सा ब्लड वेसल के इंटरनल स्ट्रक्चर को जानेंगे। तो शुरू करते हैं। कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, कार्डियो एंड वेस्कुलर। तो कार्डियो मीन्स होता है योर हार्ट, ऑब्वियसली कार्डियो मीन्स योर हार्ट। और वेसल्स मीन अ टूल, एक टाइप का टूल। वेसल नॉर्मल जो अपन वेसल पढ़ते हैं, जो किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है, सर्कुलेट करने के लिए हेल्प करता है। तो बेसिकली इस पूरे सिस्टम का काम ही है सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन। सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब ये सर्कुलेट और ट्रांसपोर्ट करेगा क्या क्या? तो या तो ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा, सर्कुलेट करेगा, या फिर लिम्फ को करेगा, ब्लड को या लिम्फ को। ये दो टाइप के सर्कुलेटिंग सिस्टम्स हो गए जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर आते हैं, राइट। जो ब्लड है, ब्लड को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो क्या सर्कुलेट और कैरी करता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एंटीबॉडीज, न्यूट्रिएंट्स, और जितने भी आपके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, एज वेल एज योर हार्मोन्स एंड एक्सेट्रा। So these all components are transported via blood, right? ऑन दी अदर हैंड हमारे पास लिम्फ है जो कि और कुछ नहीं, हमारा एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है। अब ये क्या होता है जरा देखो। तो टिश्यू ना एक फैक्ट्री की तरह है। टिश्यू एक फैक्ट्री की तरह है जिसमें रात दिन काम हो रहा है, मेटाबॉलिज्म का काम हो रहा है। और कुछ वेस्ट बन रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट अच्छे बन रहे हैं, कुछ बुरे बन रहे हैं, जो भी बन रहा है। उसके बाद जो भी कुछ रिजल्ट निकलता है, जो भी कुछ, एक तरीके से समझ लो फिल्ट्रेट। मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छा नाम दूंगा, फिल्ट्रेट। जो भी फिल्टर होके जो भी फिल्ट्रेट बनता है, वो एक लिम्फ होता है, वो लिम्फ होता है। और वो बाहर निकाल दिया जाता है, लिम्फ। और ये जो लिम्फ है, ये जाता है इस पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन यानी कि ये लिम्फ नोड जो कि चेक करेगा तुम्हारे अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी पैथोजन सब्सटेंस तो नहीं है। नहीं तो हम तुम्हें ब्लड में वापस नहीं छोड़ सकते, और अगर नहीं है तो फिर इसे वापस ब्लड में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो एक साइकिल है, यानी कि ब्लड से ये वापस टिश्यू में जाएगा। टिश्यू के अंदर सेल्स हैं। अब सेल्स के तो सेल्स के बाहर जो फ्लूइड रह जाएगा वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और सेल्स जिस फ्लूइड को यूज कर लेंगे, देखो सपोज मैं थोड़ा इसे और डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पर टिश्यू के अंदर छोटे छोटे सेल्स हैं जिन्हें तुम मशीनों की तरह समझ सकते हो। ये सारी मशीनें जो है फैक्ट्री का काम कर रही हैं। ये सारे छोटे छोटे सेल्स हैं जो मेटाबॉलिज्म का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे ब्लड आया। ब्लड में जो प्लाज्मा था उसमें से कुछ सब्सटेंस ऊपर ही रह गया और कुछ अंदर चला गया, सेल्स में मेटाबॉलिज्म हुआ। अब CO2 वगैरह बनी, वो भी मिला, और वापस जो प्लाज्मा बाहर रह गया था, जो अंदर नहीं जा पाया था, उसमें मिल गया और एक फिल्ट्रेट तैयार हो गया और बाहर आ गया। इसे हम कहते हैं लिम्फ। अब इस लिम्फ में बैक्टीरिया तो नहीं है, कोई पैथोजन तो नहीं है। वो काम किसका है? पुलिस वेरिफिकेशन, यानी कि लिम्फ नोड का काम है। और जब वो देख लेगा कि हाँ ऑल क्लियर, तो वो वापस उसे ब्लड में डाल देगा। तो ये कहानी तो हो गई लिम्फ की। और इसके लिए हमारे पास पूरा लिम्फ सिस्टम होता है। हमारे पास इसके लिए पूरा जो है लिम्फेटिक्स होते हैं जो ड्रेन करते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट में। पूरा लिम्फ का नेटवर्क होता है, राइट। इसी तरीके से हमारे पास ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी पूरा का पूरा एक नेटवर्क होता है। आर्टरीज का, वेन्स का। आर्टरीज को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। पर हर मामले में ये कॉन्सेप्ट लगाना सही नहीं होता, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी भी होती है। इसी तरह वेन्स में भी ये कॉन्सेप्ट लगाना कि ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ये कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि पल्मोनरी वेन भी होती है। तो इसीलिए बेहतर ये होगा बेहतर ये होगा कि हम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट बनाएं। और यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये है हमारा हार्ट। हाँ, यही है हार्ट। ये है हमारा हार्ट। और इसकी तरफ जो भी आएगा इसकी तरफ, उसे हम कहेंगे वेन। जो भी आएगा उसे वेन कहेंगे, और इससे जो निकल के जाएगा उसे हम आर्टरी करेंगे। उसे हम आर्टरी कहेंगे।
तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस मैंने यहाँ पे रिवाइज करवा दिया। अब जरा और आगे देखते हैं। आर्टरीज और वेन्स तो ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी में भी ना दो टाइप के ब्लड होते हैं। एक तो ये वेस्कुलर ब्लड जो कि हमारी बड़ी बड़ी वेसल्स में होता है, और हमारे पास कैपिलरी ब्लड भी होता है जो हमारी पतली पतली कैपिलरीज में होता है, और उनकी अलग अलग सिग्निफिकेंस भी है। आपने सुना होगा कि अगर हमारा ये हैंड है और इस तरीके से है, और हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो कई बार, ये मान लीजिए ये हमारा हैंड है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो हमारी फिंगर पे प्रिक करके थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं और उसकी स्लाइड बनाते हैं, और कई बार वो हमारे ये क्यूबॉइटल फोसा के पास से एक वेन से ब्लड कलेक्ट करके सैंपल लेके जाते हैं। तो यहाँ जो ब्लड होता है वो कैपिलरी नेटवर्क्स का ब्लड होता है, और यहाँ जो ब्लड होता है वो वेन का ब्लड होता है, वेसल का ब्लड होता है। दोनों ब्लड में थोड़ा डिफरेंस होता है, दोनों ब्लड सेम टेस्ट रिजल्ट नहीं देते, दोनों के लिए अलग अलग सिग्निफिकेंस है। तो यार, इसी तरीके से अब बात करते हैं माइक्रो सर्कुलेशन की। ये तो आर्टरीज और वेसल तो बहुत बहुत सारा ब्लड लेके जा ही रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूं इस सेगमेंट की। यहाँ जो मैंने बनाया है ये है माइक्रो सर्कुलेशन। माइक्रो सर्कुलेशन, ये जो माइक्रो सर्कुलेशन है, मतलब बहुत छोटी छोटी जगह पे ब्लड पहुंचाना, बहुत ज्यादा फाइन फाइन वेसल्स के थ्रू। तो वो क्या है, आर्टरीज का जो बहुत फाइन टाइप है वो होता है आर्ट्रियोल। इसी तरीके से वेन्स का बहुत फाइन जो टाइप है वो वेन्यूल। और इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन होता है, जहाँ पे ये दोनों आके मिल रहे हैं, उन जगह को हम कैपिलरीज कहते हैं। राइट। तो ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी था कि कैपिलरी ब्लड कौन सा होता है, वेसल्स का ब्लड कौन सा होता है। राइट। अब इसी के बाद हम थोड़ा सा जानेंगे कि ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर आखिर कैसा होता है अंदर से। ये देखो, ये हमारी ब्लड वेसल है, और इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स दिखाई दे रही हैं। राइट। और अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि इस ये मेनली ये जो ब्लड वेसल्स है, इसकी लेयर कुछ इस टाइप से होती है कि ये सबसे अंदर वाली लेयर को हम कहते हैं इंटीमा, इस लेयर को हम कहते हैं मीडिया, और इस वाली लेयर को हम कहते हैं एडवेंटिशिया। राइट। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। एडवेंटेशिया और मीडिया का रोल इतना ज्यादा नहीं है। एडवेंटेशिया का कुछ रोल है, जैसे कि वेसल का डायलेशन करना, या फिर ब्लड क्लॉटिंग, अडहेशन वगैरह, कुछ ऐसे फंक्शन है, अभी अपन आगे वो सारे देखेंगे। और मीडिया का भी कुछ ऐसा बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं है। मसल्स है यहाँ पे, स्मूथ मसल है। लेकिन इंटीमा में स्पेशली एंडोथीलियम सेल्स है, एंडोथीलियल सेल, और इनका बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत सारे फंक्शन है। तो अब अपन इन फंक्शंस को पढ़ते हैं कि आखिर इन सबके क्या क्या फंक्शंस हैं, और ये कैसे ब्लड वेसल में प्रेजेंट होते हैं। सो हियर आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट अ ब्लड वेसल। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं अपन, मैंने एक बड़ी सी ब्लड वेसल यहाँ पे ली हुई है, और उसकी लेयर्स यहाँ पे क्लियर क्लियर दिख रही हैं। यहाँ पे इंटिमा है, ये मीडिया है, ये एडवेंटिश, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया, एंड इंटिमा, लाइक दैट। तो अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इंटिमा की। राइट, इंटिमा की बात करते हैं। तो जो इंटिमा है, उसके पास यहाँ पे हमें लेटेंट सेल्स दिखाई दे रहे हैं। फ्लैट फ्लैट सेल्स हैं ये सारे, लेटेंट सेल्स। ऑब्वियसली ये सेल्स जो अपन ने एंडोथेलियल टिश्यूज हिस्टोलॉजी में जो हम पढ़ते हैं, उसमें हम फ्लैट सेल्स तो पढ़ते हैं। तो ये जो फ्लैट सेल्स होते हैं, मेनली इनका काम ही होता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन या फिर ट्रांसपोर्ट। ये इनका मेन फंक्शन होता ही होता है। तो ये तो अपन ने बहुत अच्छी तरीके से जानते ही है फ्लैट सेल्स के बारे में। तो ये फ्लैटेंड टाइप के सेल्स होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स जिसे हम कहते हैं। अब जरा ये देखो कि एंडोथेलियल जो सेल्स हैं,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंडोथीलियल सेल। ये जो एंडोथीलियल सेल्स हैं, ये किस पे रेस्ट कर रहे हैं, जरा इस लेयर को देखो। ये जो सेल है, ये रेस्ट कर रहे हैं एक लेयर पे जिसको हम कहते हैं बेसल लैमिना। बेसल लैमिना। और ये जो बेसल लैमिना है, ये बनी होती है लूज कनेक्टिव टिश्यूज की। लूज कनेक्टिव टिश्यूज, राइट। बेसल लेमिना पे ये फ्लैटेंड सेल जो है वो रेस्ट कर रहे होते हैं। अब इन एंडोथीलियल सेल्स के भी बहुत सारे फंक्शन है। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और सेल अधेशन, ये कई सारे फंक्शंस हैं इसके, है ना। और ट्रांसपोर्ट तो अभी अपन ने देखा ही, इसके अलावा इसमें क्लॉटिंग भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो ये सारे के सारे इसके फंक्शन है, राइट। अब अपन देखते हैं कि ये और क्या क्या कर सकता है। अब ये जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, ये कुछ सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, जैसे कि प्रोटियोग्लाइकन एंड लेमिनिन एंड फाइब्रोनेक्टिन। तो ये कुछ सब्सटेंस है जो कि ये एंडोथेलियल सेल्स जो है वो रिलीज करते हैं, राइट। नाउ ये जो एंडोथेलियल सेल है, यहाँ पे ये रेस्ट कर रहे हैं बेसल लेमिना पे। इसको हम एक और नाम दे देते हैं, ये एंडोथेलियम के पहले। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं सब एंडोथीलियल। सब एंडोथीलियल, राइट। इसे हम सब एंडोथीलियम कह सकते हैं। अब इस सब एंडोथीलियम को मेंशन करना इसलिए जरूरी था क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट जुड़ा है थ्रोम्बोजेनिक और नॉन थ्रोम्बोजेनिक होने से, राइट। अब तो पहले समझ लो ये थ्रोम्बस मीन्स क्या होता है। थ्रोम्बो मीन्स ऐसा समझ लो जहाँ पे प्लेटलेट्स, ब्लड, ये कोइगुलेट हो जाए, ये आके एग्रीगेट हो जाए वहां पे, क्लॉट टाइप का फॉर्म कर ले, अधेशन हो जाए, इसे हम कहते हैं थ्रोम्बस का फॉर्म होना। तो थ्रोम्बोजेनिक किसी चीज का मतलब ये होता है कि वो उस चीज को प्रमोट कर रहा है, राइट। तो नॉन थ्रोम्बोजेनिक और थ्रोम्बोजेनिक का मतलब आप कैसे समझेंगे। एंडोथीलियल सेल्स जो होते हैं, जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं, उनकी सरफेस पे होता है नेगेटिव चार्ज। और जो प्लेटलेट्स अंदर बह रहे हैं, जो अंदर प्लेटलेट्स बह रहे हैं, उनके ऊपर भी है नेगेटिव चार्ज, राइट। अब ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो सवाल ही नहीं उठता कि ये प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो एंडोथीलियल के आसपास और क्लॉट फॉर्म करें। तो इसीलिए हम एंडोथीलियल की इस लेयर को तो कह देंगे नॉन थ्रोम्बोजेनिक। ऑन द अदर हैंड, जो ये जो बेसल लेमिना है यानी कि सब एंडोथेलियल सरफेस है, ये एग्रीगेट करवा देता है, इसलिए इसे हम कहते हैं थ्रोम्बोजेनिक। तो ये थ्रोम्बोजेनिक है, राइट। और इसमें हमें मिलता है कोलेजन, और कोलेजन भी थ्रोम्बोजेनिक सब्सटेंस होता है। तो ये थ्रोम्बोजेनिक एंड नॉन थ्रोम्बोजेनिक का एक कॉन्सेप्ट था जो यहाँ मेंशन करना जरूरी था। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एंडोथेलियल और क्या क्या करता है। इसके अलावा ये जो एंडोथेलियल सेल्स है ना, ये एक और सब्सटेंस को रिलीज करते हैं जिसे कहते हैं प्रोस्टासाइक्लिन। ये प्रोस्टासाइक्लिन क्या होता है ना, ये जो प्रोस्टासाइक्लिन है, इसका काम होता है कि ये प्लेटलेट्स को जमा ना होने, ये आप ये मान सकते हो कि ये इस नेगेटिव चार्ज को मेंटेन करने में मदद कर रहा है। प्रोस्टासाइक्लिन हेल्प कर रहा है कि किसी तरीके से ये प्लेटलेट्स एग्रीगेट ना हो, प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को इनिबिट कर रहा है। साथ ही साथ एंडोथेलियल सेल्स नाइट्रिक ऑक्साइड भी रिलीज करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड भी रिलीज करते हैं। और नाइट्रिक ऑक्साइड का भी एक बड़ा ही स्पेशल काम होता है, जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, राइट।
तो यहाँ पर, राइट, सो यहाँ पर एंडोथेलियल सेल नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा? ये काम करेगा वैसोडाइलेशन का, राइट। एक तो इसने रिलीज करा था पहले प्रोस्टासाइक्लिन। तो प्रोस्टासाइक्लिन का काम था, क्या काम? प्रोस्टासाइक्लिन का काम था प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन इनहिबिट करना है, प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन नहीं होने देना। वेसोडाइलेशन का मतलब ये है कि जो वेसल्स हैं उन्हें डायलेट करना है, उन्हें और ज्यादा चौड़ा करना है, उन्हें और ज्यादा उनका स्पेस अंदर से बढ़ाना है, वेसल्स को डायलेट कर देना है। तो वेसोडाइलेशन का काम ये नाइट्रिक ऑक्साइड करता है, जो कि एंडोथेलियल सेल से रिलीज करते हैं। इसके अलावा ये रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये ब्लड का कोएगुलेशन कराएगा, थ्रोम्बस बनाएगा, राइट। इसी तरह एक विल ब्रांड फैक्टर रहता है, जो यही एंडोथेलियल सेल रिलीज करते हैं, विल ब्रांड फैक्टर। और इसका काम होता है कि ये प्रमोट करे प्लेटलेट्स के एधेशन को, यानी कि फिर अगेन ब्लड को कोएगुलेट कराने में हेल्प कराएगा। कैसे? एक्टिवेट कराएगा, एक्टिवेशन ऑफ ब्लड कोएगुलेटर, जितने ब्लड को कोएगुलेट करने वाले हैं उनको भी एक्टिव कराएगा, राइट। तो ये सारे के सारे फंक्शंस हो गए हमारे एंडोथेलियल सेल के, राइट। इसके बाद अगर हम आगे चले तो हमें ये पता पड़ता है कि एंडोथेलियल सेल ने क्या क्या काम करा है इन सबको रिलीज करा के। पहली बात तो टोन, इस पूरे वेसल की टोन को मेंटेन करना, इसको कब डायलेट होना है, इसको कब किस तरीके से कहाँ पे डायलेट होना है, कहाँ पे श्रिंक होना है, किस तरीके से इसे काम करना है, वो पूरी इसकी टोन को मेंटेन करने का काम इन एंडोथेलियल सेल ने किया। पहला तो ये। दूसरी बात, ये जो टोन है वो रिसेप्टर से एसोसिएटेड है। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि रिसेप्टर एक्सपोज होने हैं या नहीं, उनसे कोई सब्सटेंस जोड़ना है या नहीं। वही बात, फ्लैट सेल्स का काम था ट्रांसपोर्टेशन कराना, और ट्रांसपोर्ट भी होता है रिसेप्टर्स के थ्रू। जब रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो वो कब कराना है, कब नहीं कराना, उन सबको मेंटेन करने का काम इन्हीं एंडोथेलियल सेल्स का है। और लास्ट, कैपी कैपिलरी परमिएबिलिटी। तो जो परमिएबिलिटी है कैपिलरी की, वो मेंटेन करने का, कितना परमिएबल है, कौन सा सब्सटेंस फिल्टर होके बाहर जाना चाहिए, फिल्ट्रेट में क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए, वो सब कुछ कंट्रोल, ट्रांसपोर्ट का पूरी जिम्मेदारी उठाएगा ये एंडोथेलियल सेल, राइट। नाउ अब हम आगे चलते हैं। यहाँ तो इंटीमा का काम हो गया। यहाँ पे हमें दिख रही है इलास्टिक मेम्ब्रेन, यहाँ पे ऐसे 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 कटे दिख रहे हैं, ये कोलेजन है, हमारे कोलेजन इलास्टिक फाइबर्स वगैरह है। तो ये हमारी इलास्टिक मेम्ब्रेन है, इलास्टिक मेम्ब्रेन, राइट। तो ये हमारा बेसल लेमिना या सब एंडोथेलियल मेम्ब्रेन हो गई। इसके अलावा यहाँ पर हम जाते हैं तो हमें कौन मिल जाता है? मीडिया। तो मीडिया में ज्यादा कुछ नहीं है, हमें दिख ही रही है, यहाँ पे स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पर एक और ये भी दिख रहा है, यहाँ पे फिर एक और यहाँ पे इलास्टिक मेम्ब्रेन दिख रही है। तो हम कह सकते हैं कि कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स का यहाँ पे अगेन यहाँ पे नेटवर्क प्रेजेंट है, राइट। इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या चीजें हैं? ग्राउंड सब्सटेंस है, ये सेल्स हैं और इनमें ग्राउंड सब्सटेंस। अच्छा, जब भी ग्राउंड सब्सटेंस की बात आए ना, ग्राउंड सब्सटेंस, सेल के अंदर जो सब्सटेंस भरा होता है उसको मेनली ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं। जब भी ग्राउंड सब्सटेंस की बात आए ना, तो वो गिने चुने होते हैं। प्रोटियोग्लाइकन, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले एंडोथेलियल सेल्स में भी पढ़ा,
तो प्रोटियोग्लाइकन्स तो होते ही होते हैं, प्रोटियोग्लाइकन और ग्लाइकोप्रोटीन। ये प्रोटियोग्लाइकन्स और ग्लाइकोप्रोटीन क्या है ये मैं बायोकेमिस्ट्री के वीडियो में बताऊंगा। प्रोटियोग्लाइकन और ग्लाइकोप्रोटीन ग्राउंड सब्सटेंस में ऑलमोस्ट सब में प्रेजेंट होते ही होते हैं। इसके अलावा हम और अगर पीछे आए तो हम देखेंगे एडवेंटिशिया। अब ये जो एडवेंटिशिया है इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ये भी लूज कनेक्टिव टिश्यूज की बनी है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज की बनी है। इसके अलावा यहाँ पर दो अलग से चीजें दिख रही हैं, वासा वेसोरम और नर्वी वेसोरम। अब जरा ध्यान से सुनो यार, वासा वेसोरम और नर्वी वेसोरम और कुछ नहीं है, ये सप्लाईज हैं ब्लड वेसल की। जैसे ब्लड वेसल, जैसे हर ऑर्गन की सप्लाई होती है, क्या जरूरत होती है, इम्पल्स के लिए नर्व्स हो और खाने पीने के लिए वेसल्स हो। उसी तरीके से ये बड़ी बड़ी जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी एक तरीके का ऑर्गन ही है, और उनको भी तो सप्लाई चाहिए। तो उनके पास ये जो वेसल्स जा रही हैं इन्हें हम कहते हैं वासा वेसोरम, और जो नर्व ये जा रही है इसे हम कहते हैं नर्वी वेसोरम। राइट। ये सेम वही सप्लाईज की तरह है जो जैसे हम ऑर्गन्स को सप्लाई करते हैं, वैसे यहाँ पे नर्वी वेसोरम और वासा वेसोरम, बस बहुत छोटी छोटी। राइट। अब ये क्या कर रही है, ये पहले तो एडवेंटिशिया में है, उसके बाद ये जो है पेनिट्रेट करके मीडिया में जा रही है। राइट। क्यों जा रही है मीडिया में, मीडिया में इसलिए जा रही है क्योंकि यहाँ पे स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल को भी एक्साइट करना है, तो और इम्पल्स पहुंचाना है तो उसके लिए नर्व है, और उनके सेल्स को, इन सारे सेल्स को नरिश करना है तो उसके लिए हमारे पास ब्लड सप्लाई है, नर्व वेस्टोरम और वासा वेस्टोरम। तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर होता है एक ब्लड वेसल का। राइट। तो इस वीडियो में इतना ही यार, इसको अच्छे से देखना टाइम निकाल के। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज करते रहना, इससे मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा और इससे तुम्हारी तैयारी होती जाएगी। पूरे दिन में से थोड़ा थोड़ा टाइम मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाता हूँ, इनको देखना। नेक्स्ट पार्ट में मैं आर्टरीज के टाइप बताऊंगा और अपन इस तरीके से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को खत्म करेंगे। राइट। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में इतना ही, और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए टाटा बाय बाय, और हाँ सब्सक्राइब करते रहना प्लीज।